हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज। आज पहला दिन है डेली करंट अफेयर्स क्विज का। वैसे आपको पता है आपकी क्लासेस चल रही है जीके जीएस की, रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की, वीकली करंट अफेयर्स की, मंथली करंट अफेयर्स भी आपका शुरू होगा। मंथली करंट अफेयर्स क्विज लेकर आएंगे आपके लिए, हर महीने आया करेगा, महीने के अंतिम दिन आया करेगा वो, ठीक है। अब की बार कौन सा महीना चल रहा है तो आप कह देंगे फरवरी का महीना है। रीजनिंग में मैंने आपको बताया था अब की बार 2025 सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। यानी कि 28 फरवरी को आपको क्लास मिलेगी कौन सी? मंथली करंट अफेयर्स क्विज की, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर आप देख लीजिए डेली करंट अफेयर्स क्विज। ये कब आता है? सुबह 6:15 बजे आया करेगा। डेली आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है अपनी इस कक्षा में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। हाल ही में 14 फरवरी को भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का समापन कहां हुआ? आपको पता है कितना समय दूं मैं आपको 15 सेकंड का समय देता हूं। 15 सेकंड में आप बता दीजिए क्या आप जवाब देंगे इसका। रिसेंटली वेयर डिड द इंडिया एनर्जी वीक 2025 कंक्लूड ऑन 14 फरवरी? आज आपको पता है 15 फरवरी है, यानी कल की बात हो रही है। कल भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का समापन हुआ था, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से बता देंगे क्या आएगा जवाब इसका। अगर आपने सोच रखा होगा इसमें यशोभूमि नई दिल्ली तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे बात करें इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन 11 फरवरी को हुआ था। 11 फरवरी से लेकर ये 14 फरवरी यानी कल तक चला, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंडिया एनर्जी वीक के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम आईईडब्ल्यू कहेंगे। आईईडब्ल्यू 2025 जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं 11 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन करने वाले कौन थे? तो ये वर्चुअली उद्घाटन किया गया था। वर्चुअली का मतलब सभी को पता ही होगा, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। किसके द्वारा किया गया? हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये पॉइंट आपको पता होना ही चाहिए। यहां पर थोड़ा सा आप देख भी सकते हैं, इंडिया एनर्जी वीक 2025 11 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक का रहा। यशोभूमि द्वारिका न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। या इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जब बात करते हैं कौन से मंत्रालय के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो यहां पर क्या लिखा है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? इसका आयोजन करवाया गया। और जैसे बात करें इनके ऑर्गेनाइजर कौन कौन थे, तो यहां पर FIPI और इसके साथ में DMG इवेंट्स आप देख पा रहे होंगे। ऐसा क्या खास हुआ यहां पर? ऐसा क्या खास देखने को मिला आपको यहां पर? तो आप कह सकते हैं लगभग 70,000 प्लस प्रतिभागियों ने यहां इस पर हिस्सा लिया था। कितनी कंपनियां आई यहां पर हिस्सा लेने के लिए? 700 प्लस कंपनियों ने हिस्सा लिया यहां पर। कितने देशों के लोग आए? तो आप कह सकते हैं 120 प्लस देशों ने हिस्सा लिया। उनके 70,000 प्लस प्रतिभागियों ने इसमें अपना पार्टिसिपेट किया। कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो यहां पर कॉन्फ्रेंस डेलीगेट्स 6,000 प्लस। इसके अलावा यहां पर कितने सेशन हुए थे कॉन्फ्रेंस के? तो 95 प्लस सेशन हुए। उसमें स्पीकर कितने थे? 500 प्लस, यानी बोलने वाले जो लोग थे वो 500 प्लस थे। तो इस प्रकार आपको जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। वहीं जब हम बात करें यहां पर बहुत सारे आप कह सकते हैं बड़े बड़े पदाधिकारी आए। और पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के बारे में अभी मैंने जैसे बताया, तो उस मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की भूमिका कौन निभा रहे हैं? श्री हरदीप सिंह पुरी निभा रहे हैं। इन्होंने यानी कि श्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 की अभूतपूर्व सफलता पर प्रकाश डाला। इसमें प्रतिभागियों और प्रदर्शकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, ऐसा इनका कहना है। तथा इन्होंने ये भी कहा
कि साथ में क्या है, तकनीकी यानी रिसर्च जो पत्र होते हैं, रिसर्च आर्टिकल, वो भी क्या किए गए, पेश किए गए, प्रस्तुत किए गए। मंत्री जो हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने कहा कि इस आयोजन ने पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, हरित ऊर्जा, जैव ईंधन, सीबीजी सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करके उल्लेखनीय रूप से अपेक्षाओं से अधिक अभिनव विकास को दर्शाया है। यानी इनोवेशन की बात करें तो बहुत अच्छा हुआ है पहले के मुकाबले, अलग अलग क्षेत्र में सभी बात करते हैं हरित, है ना। हरित यानी कि हम कह सकते हैं हरित विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। विकास तो हम करेंगे ही, लेकिन पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसमें मैंने कितने देशों के बारे में बात की, इसमें मैंने कहा था कि 120 प्लस कंट्रीज जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया, और इन कंट्रीज में से 10 ऐसे देश थे जिनके मंडप यहां पर लगाए गए थे। उनमें से मैं कुछ एक नाम अगर आपको बताऊं जिनके मंडप लगे, मुख्य नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे यूएसए की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई की बात करते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, रूस, फ्रांस, है ना, और नॉर्वे। ठीक है, ये जो देश हैं, ये देश इसमें जो आए थे, इनके यहां पर मंडप भी लगे, है ना, मंडप सजाए गए, अलग अलग मंत्रालयों के मंडप यहां पर लगे। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के समापन पर भारत ने वैश्विक ऊर्जा नेता के रूप में अपनी स्थिति जो है वो मजबूत की है। ये भारत सरकार का जो ऑफिशियल न्यूज हैंडल है, वहीं की न्यूज मैंने आपको बताई है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। न्यूयॉर्क में सामाजिक विकास आयोग की बैठक के 63वें सत्र के बाद भारत और किस देश के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय चर्चा शुरू हुई? तो आप बताइएगा कमेंट में जवाब। आपके पास कितना समय है? 15 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी जल्दी से बता देना इसका क्या जवाब आएगा। हाई लेवल बाइलेटरल डिस्कशन वर हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री आफ्टर द 63rd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट मीटिंग इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बारे में तो सभी पता ही होगा आपको कि ये कहां पर है। न्यूयॉर्क ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसे हम यूएसए के नाम से जानते हैं। न्यूयॉर्क में आपको पता है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। वो तो सैन फ्रांसिस्को की बात करते हैं ना, 1913 में। तो जल्दी जल्दी से बता देना, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। न्यूयॉर्क में किसी का मुख्यालय है तो बता देना, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताएंगे। तो इसके बारे में जैसे हम बात करते हैं तो आपको लिखना है इसमें जमैका। तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपने लिखा होगा जमैका। यहां पर भारत सरकार का जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है न्यूज, वही मैंने आपको यहां पर दिखाने का प्रयास किया है। राज्य मंत्री कौन है? श्रीमती सावित्री ठाकुर। इन्होंने न्यूयॉर्क में श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की स्थायी सचिव सुश्री डायोन जेनिंग्स के नेतृत्व में जमैका के दल से मुलाकात की है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, शक्ल से ही आपको पता चल रहा है, माथे पे तिलक है, बिंदी है, और पहनने का स्टाइल भी पता चल रहा है कि यही हो सकती है ना, हमारे भारतीय मंत्री। तो इस प्रकार ये सावित्री ठाकुर जो है, इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर एक्स जिसे हम बोल देते हैं, वहां से ये पब्लिश किया। आज यानी कल की बात है ये। यहां पर आप देख सकते हैं 14 फरवरी की बात है। 14 फरवरी को इन्होंने ये हैंडल पे अपना क्या किया था? पोस्ट किया था। इन्होंने क्या लिखा है? आज न्यूयॉर्क में जमैका सरकार की डियोन जेनिंग्स परमानेंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी में। ठीक है, तो उनके साथ द्विपक्षीय बैठक में अलग अलग विषयों पर इनकी सार्थक चर्चा हुई। द्विपक्षीय संबंध किस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, पोषण के क्षेत्र में डिजिटल रूप से, और सामाजिक सुरक्षा को किस प्रकार से हम मजबूती दे सकते हैं, उस प्रकार के जो टॉपिक है उन पर बात हुई। कल की बात है ये, आज 15 तारीख है, 14 तारीख को ये बातें हुई। ठीक है ना। और जैसे बात करते हैं आपकी वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा होती है। आज क्या है? आज शनिवार है, कल संडे है। कल हर संडे को 7:15 बजे होती है वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा। तो कल आ जाना, 7:15 बजे लाइव आएंगे जल्दी से सभी। ठीक है, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। अब चलो नेक्स्ट, यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर मैंने क्या लिखा था? जमैका नाम लिखा था मैंने, है ना, जमैका।
ये जो जमैका आपको दिखाई देता है, ये इसका यहां पर आपको राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दे रहा है। जमैका राष्ट्रीय ध्वज ऐसा दिखता है, आपको पहचान में आ जाएगा। इस जमैका देश की राजधानी क्या है? तो आप कह देंगे किंगस्टन इस देश की राजधानी है। अगर इसकी आधिकारिक मुद्रा की बात करें तो जमैकन डॉलर यहां की क्या है? आधिकारिक मुद्रा है। ये यूएन का भी सदस्य है, यूएन जिसे हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये कब बना था? तो आप कह देंगे 1962 में ये जमैका जो है इस यूएन का सदस्य बना था, ठीक है ना। और कब बना था? 18 सितंबर को, 18 सितंबर 1962 की बात है जब ये इस यूएन का सदस्य बना। थोड़ा सा इस जमैका के बारे में यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इस मैप को देखने का प्रयास करेंगे। ये होंडुरास है, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, है ना। और ये देखो यहां पर गल्फ ऑफ मेक्सिको, जिसका नाम हाल ही में बदल दिया गया, आपको पता है। ट्रंप सरकार जैसे ही बनी, उन्होंने इस गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर क्या कर दिया? गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है ना। इसी के इस साइड डायरेक्शन में जब देखेंगे तो यहां पर आपको जमाइका दिखाई देगा। इस जमाइका को मैंने बड़े मैप में दिखाने का प्रयास किया है। जमाइका ऐसा दिखता है, ये किंगस्टन जो है इसकी राजधानी है, आपको दिखाई दे रही होगी। इसी जमाइका के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई हमारी राज्य मंत्री की, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो करंट अफेयर्स की कक्षा होती है आपकी वीकली वाली, उसमें समझाया था कि जब इन्होंने अपने यानी इनके देश में जब आप जाओगे, वहां पर जब गूगल पर सर्च करोगे तो आपको क्या दिखेगा? वहां पर गल्फ ऑफ अमेरिका दिखेगा। हमें दोनों ही दिखा रहे हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं। जिस प्रकार हम अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो जो पीओका का एरिया है ना, वो हमारे भारत में जब हम सर्च करते हैं तो वो हमारा हिस्सा दिखाता है। लेकिन जब किसी दूसरे देश में जाएंगे, वहां से जब सर्च करेंगे तो उसे विवादित एरिया दिखाया जाता है। इसी प्रकार बाकी के देशों में इसे विवादित अभी भी दिखाया जाएगा। विवादित तो क्या ही कह सकते हैं, गल्फ ऑफ मेक्सिको भी दिखाया जाएगा, आप ऐसा मानो, ठीक है। लेकिन वहां पर अमेरिका में जब जाएंगे तो वहां पर क्या दिखेगा आपको? गल्फ ऑफ क्या दिखेगा? अकेला अमेरिका दिखेगा, गल्फ ऑफ मेक्सिको साथ में नहीं दिखेगा। जमैका की बात हो गई है, मैप भी दिखा दिया है, राष्ट्रीय ध्वज इनका कैसा है वो भी दिखा दिया है, मुद्रा, राजधानी, सब इनके बारे में आपको पता लग गई है, मोटी मोटी बातें। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? लोकसभा स्पीकर अनाउंस्ड एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसलेशन सर्विसेज इन पार्लियामेंट इन हाउ मेनी न्यू लैंग्वेजेस? आपको पता है इसके लिए आपको समय दिया जाता है 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में आप जल्दी जल्दी से बता देंगे कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब रहेगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? अगर आप बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, कौन है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष, तो आप कह देंगे ओम बिरला हैं, ओम बिरला, ठीक है ना। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो आप कह देंगे वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं कौन? ओम बिरला। लेकिन जब हम बात करते हैं इससे पहले कौन सी लोकसभा चल रही थी आपकी? 17वीं लोकसभा चल रही थी। 17वीं लोकसभा जब चल रही थी उसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? उसमें भी अध्यक्ष ही थे, ओम बिरला ही थे। तो यहां पर भी ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। अब जब हम संसद की बात करते हैं तो वहां पर अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है, जाहिर सी बात है। अब नई भाषाएं जोड़ दी गई हैं, 6 नई भाषाओं में ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब उससे पहले कितनी भाषाएं थी? आपने देखा होगा 10 यूज किया जाता है, 10। लेकिन वैसे टोटल जो भाषाएं हैं वो कितनी हैं? 11 थी पहले। अंग्रेजी भाषा, असमिया, ओडिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, इतनी भाषाओं में वहां पर क्या है आप समझ सकते थे। अब आपको पढ़ने को मिलेगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, पहले उपलब्ध थी ये इतनी भाषाएं, जिसमें क्या है आप समझ सकते थे अगर आप वहां संसद में बैठे हुए थे।
आपने पढ़ा होगा कि 10 भाषाएं थी पहले उपलब्ध ट्रांसलेशन के लिए। जाहिर सी बात है यहां पे तो 11 लिखी हुई है, तो इसको मान के चलो ना, आप अगर वहां जाओगे तो इनमें से कोई एक लैंग्वेज तो बोलोगे। जैसे आपको पता लगा कि आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में बोल रहे हो, तो हिंदी किसी दूसरे को समझ में नहीं आ रही है तो हिंदी को छोड़कर बाकी तो 10 ही बचती है ना। ट्रांसलेशन के लिए बात हो रही है, टोटल तो 11 थी, ट्रांसलेशन के लिए 10। ठीक है, एक लैंग्वेज तो आपको आती होगी ना, ऐसे मान के चलिए। लेकिन अब जो नई भाषाएं इन्होंने जोड़ी है वो कौन कौन सी है? बोडो है, डोगरी है, मणिपुरी, मैथिली, संस्कृत, उर्दू। ठीक है, इस प्रकार आपको जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। अब जब बात करते हैं संस्कृत भाषा को यहां पर ट्रांसलेशन लैंग्वेज के रूप में चुना गया तो इस पर विवाद हो गया। विवाद कैसे हो गया? एक डीएमके पार्टी है, उस डीएमके पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि ये तो गलत है बिल्कुल, ऐसा कैसे? संस्कृत भाषा को आप किस प्रकार से यहां पर ट्रांसलेशन लैंग्वेज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको आप क्यों यहां पर लागू कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने हवाला किस प्रकार का दिया? हवाला उन्होंने दिया 2011 का। 2011 की जनगणना जो हुई थी ना, उस 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृत को बोलने वाले है ना जो लोग हैं वो कितने हैं? पूरे ही भारत में 17,000 के आसपास हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं वो। तो इस वजह से क्या कर दिया गया, इस वजह से फिर विवाद हो गया। विवाद हो गया तो विपक्षी पार्टियां और पक्ष की जो पार्टियां हैं वो फिर आमने सामने हुई। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का कहना है कि ये संस्कृत जो है वो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, ये हमारे अतीत की एक झलक है जो हमें क्या है समझनी चाहिए। तो इस प्रकार जो नई भाषाएं हैं, अब अगर मान के चलो कोई एक सांसद वहां पर हिंदी में अपना भाषण देता है तो हिंदी के अलावा इन अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके वहां पर बोला जाएगा। ठीक है, तो मणिपुरी जो लैंग्वेज बोलता है जिसको हिंदी नहीं आती है वो भी समझ लेगा, क्योंकि इसको भी ट्रांसलेट करके वो बात बता दी जाएगी। तो सभी का स्वागत रहेगा अपनी इस कक्षा में। और जैसे हम कुछ पॉइंट की बात करते हैं, ये कितनी भाषाएं हो जाएंगी? वैसे 11 और 6 17 हो जाएंगी वैसे तो, है ना। तो वैसे तो 17 है टोटल, लेकिन एक लैंग्वेज तो आपको आती होगी तभी आप चाहेंगे, है ना। कोई दूसरा बोलेगा तो आप कह देंगे वर्तमान में 16 हो गई। एक तरीके से समझ पा रहे होंगे ना, भाव समझ पा रहे होंगे। एक लैंग्वेज तो क्या है, व्यक्ति बोलेगा, ट्रांसलेशन के लिए जो बाकी बच गई हैं। तो इस प्रकार, तो अब यहां पर हमारी संविधान की बात करते हैं। हमारे संविधान की जैसे अनुसूची की बात करते हैं, उस अनुसूची में कितनी भाषाएं बताई गई हैं? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं जो संविधान में वर्णित हैं, कम से कम उन भाषाओं में तो संसद में ये ट्रांसलेशन होना ही चाहिए ना। तो आप कह देंगे कौन सी अनुसूची में हमें देखने को मिलता है? ये 8वीं अनुसूची में ये बातें बताई गई हैं कि 22 भाषाएं हैं हमारी। तो इस प्रकार जो है आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते चले जाएंगे इस वीडियो को, ठीक है ना। चलिए जी, चलो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। हाल ही में एटीडीसी और एसईसीएल ने किन राज्यों के 400 बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जल्दी से बता दीजिए, केवल 15 सेकंड का समय है आपके पास, 15 सेकंड में आपको बताना है। मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूं। रिसेंटली एटीडीसी एंड एसईसीएल हैव साइंड एमओयू टू एम्पावर 400 अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ विच स्टेट्स? जल्दी जल्दी से बताना है आपको, क्या आएगा जवाब इसका। अगर आपने लिखा होगा इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को क्या करने के लिए, सशक्त करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। एससीईएल के निदेशक यानी डायरेक्टर जनरल जो थे वो भी यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। क्या नाम आता है उनका? विरंची दास उनका नाम, विरंची दास। हो सकता है कि मैंने यहां पर फोटो भी लगाई होगी। हाँ, ये आप देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा क्या किया गया था, ये पब्लिश किया गया है, यहां पर देख सकते हैं। A MOU was signed between SECL and ATDC
टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी उन 400 अनएम्प्लॉयड यूथ को जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। दिस इनिशिएटिव एम्स टू इक्विप देम विद एसेंशियल स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट, हेल्पिंग देम बिल्ड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है ना, तो वो अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकें, सतत जीवन यापन कर सकें और एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाए। इसलिए ये क्या रहेगा, एक हेल्पिंग रहेगी उनकी। यहां पर SECL की बात करें या ATDC की बात करें, इनके क्या रहे, अध्यक्ष यहां पर मौजूद रहे। SECL के निदेशक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, विरंची दास। और ATDDC की बात करते हैं तो राकेश वैद जो हैं वो इनके उपाध्यक्ष, वो भी यहां पर उपस्थित रहे। यहां फोटोज में आप देख सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताएंगे। 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? जल्दी जल्दी से बता देंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है? अगर आपने यहां पर लिखा होगा, 15 सेकंड चलो दे देते हैं आपको, 15 सेकंड का समय है, बता दीजिए क्या आना है जवाब इसका। रिसेंटली इन विच स्टेट प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन इम्पोज्ड। तो सभी को अंदाजा होना चाहिए, सभी को पता ही होना चाहिए कि मणिपुर ही होगा। काफी लंबे समय से मणिपुर में जो स्थितियां हैं वो बेहतरीन नहीं है, इसी वजह से क्या हुआ है, ये राष्ट्रपति शासन वहां पर देखने को मिला है। कैसे यहां पर शुरुआत हुई, तो वहां के जो CM थे उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया कुछ ही दिन पहले। नाम क्या है उनका जिन्होंने इस्तीफा दिया? N बीरेन सिंह वहां के क्या रहे, CM थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। CM इस्तीफा किसको बताता है, किसको नॉलेज में डालता है, तो आप कह देंगे राज्यपाल को। राज्यपाल फिर कौन है वहां पर, तो आप कह देंगे हाल ही में नई नियुक्ति हुई है राज्यपाल की, वहां पर कौन बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया भी था, अजय भल्ला। अजय भल्ला वहां पर क्या बने हैं, नए राज्यपाल बने हैं मणिपुर में। किसके करीबी माने जाते हैं, अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। राज्यपाल की अभी हाल ही में जो नियुक्तियां हुई थी, जब अपनी आज से 3 सप्ताह पहले वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा हुई थी, तो मैंने सारा आपको स्ट्रक्चर समझाया था कि किस प्रकार से राज्यपालों की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहां पर अजय भल्ला आए, ठीक है ना। और जैसे हम बात करते हैं, ओडिशा के राज्यपाल थे रघुवर दास, उन्होंने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी ने स्वीकार कर लिया। फिर वहां पर किसको भेजा गया, हरिबाबू कबमपति को भेजा गया, जो कि पहले मिजोरम में थे। फिर मिजोरम में राज्यपाल कौन बने, तो मिजोरम में राज्यपाल बना दिया गया जनरल डॉक्टर VK सिंह को, ठीक है ना। और मणिपुर में बना दिया गया अजय भल्ला को। बिहार में थे अपने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनको कहां भेज दिया गया, केरल में भेज दिया गया। जो केरल वाले थे, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, उनको कहां भेज दिया गया, उनको बिहार में भेज दिया गया। ये मैंने आपको बातें बताई थी, फिर भी थोड़ा सा आपको रिवाइज हो गया होगा, मैंने फिर बता दिया है आपको। तो मणिपुर में जो राज्यपाल हैं अजय भल्ला, उनके पास वहां के CM ने क्या कर दिया, इस्तीफा सौंप दिया। उसके बाद में थोड़ा सा क्या है, और स्थिति जो है वो गड़बड़ा गई और बाद में ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, सभी को थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, ज्यादा यहां पर आपको नहीं बताएंगे। ज्यादा जानकारी मैं अक्सर आपको बताया करता हूं GK GS की क्लास में, ठीक है ना। फिर भी यहां पर थोड़ा सा तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो किस प्रकार से यहां पर राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे होते हैं, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 की बात कर रहे हो, तो उसमें क्या लगता है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल यानी हमारे पूरे भारत में आपातकाल लग सकता है। परिस्थितियां कैसी हो, या तो बाहरी आक्रमण हो जाए, है ना, बाह्य आक्रमण जैसी परिस्थितियां बन जाए, या फिर आप कह सकते हैं आंतरिक जो परिस्थितियां हैं वो खराब हो जाएं, है ना, आंतरिक। लेकिन आपको पता है पहले तो कहते थे कि आंतरिक परिस्थितियां बिगड़ जाएं, है ना, लेकिन फिर एक संशोधन हुआ था जो मैंने आपको बताया भी था। उसके तहत क्या कर दिया गया, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है वो यहां पर लिख दिया गया।
आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, पहले था आंतरिक अशांति। तो ऐसी परिस्थितियां हो तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी पूरे भारत में आपातकाल लग सकता है। आपको पता भी होगा 1962 में लगा था एक बार, 1971 में लगा था, उसके बाद में इंदिरा गांधी के समय में 1975 में लगा था। मैंने बहुत बार जीके जीएस की क्लास में बताया है। लेकिन अब जब बात करते हैं ये जो राज्य में आपातकाल लगता है, क्योंकि ये तो आपका क्या है, राज्य में संवैधानिक गतिविधियां जो हैं वो सही से ना चल पाने के कारण राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, है ना। तो इस प्रकार राज्य में आपातकाल की स्थिति जो बनी है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आपको देखने को मिल रही है, 356 में। अब मैं आपके लिए एक कमेंट पूछ रहा हूं, कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत यह कहा गया है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति के पास यह भी पावर है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब क्या करेंगे, कमेंट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी से 6th क्वेश्चन भी बता दीजिए क्या आएगा जवाब इसका। 15 फरवरी यानी आज की बात हो रही है, 15 फरवरी आज से आयोजित होने वाले 5 दिवसीय पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 की थीम क्या है। आपको पता है पूर्वोत्तर एकता महोत्सव है, ये 5 दिन चलेगा ये महोत्सव, ठीक है ना। आज क्या है, 15 फरवरी है, आज 15 फरवरी से लेकर ये 20 फरवरी तक ये चलने वाला है। तो जल्दी जल्दी से बता देंगे इसकी थीम क्या रखी गई है। आपके पास 15 सेकंड का समय दिया जाता है, 15 सेकंड में आप जल्दी से बता देंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ 5 days नॉर्थ ईस्ट यूनिटी फेस्टिवल 2025 टू बी हेल्ड फ्रॉम 15 फरवरी 2025। जल्दी जल्दी से बताना है। अगर लिखा होगा आपने इसमें एक आवाज एक राष्ट्र, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। किस किस के सहयोग से आपको यह देखने को मिल रहा है, तो आप कह देंगे असम राइफल्स। सभी ने नाम सुना होगा असम राइफल्स। और किसके सहयोग से ये संपन्न होगा, तो आप कह देंगे साथ में अपना नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर। तो ये एक संगठन है जिसके क्या है सहयोग से ये कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ जाएगा। असम राइफल्स शायद हो सकता है थोड़ा सा गलत लिखा गया हो ना, दोबारा से लिख देता हूं, असम राइफल्स, हाँ ऐसे लिख देंगे। असम राइफल्स के जो अपने कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं, उन्होंने बातचीत की थी। लेफ्टिनेंट जनरल क्या नाम है उनका, विकास लखेरा। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने जब बातचीत में बताया कि यह कार्यक्रम संपन्न होगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, सब बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको। ये आज से शुरू होगा, कब तक चलेगा, ये 20 फरवरी तक चलेगा। मुख्य उद्देश्य क्या है, खेल भावना का विस्तार करना, खेल भावना का विस्तार करना। इसके साथ साथ में सांस्कृतिक रूप से क्या है, मेल मिलाप बढ़ाना, जाहिर सी बात है ना। तो ये आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो आप लिख देंगे नई दिल्ली में ये आयोजित होगा। आज से इसका आयोजन होने वाला है, आज 15 तारीख है, 15 फरवरी है आज, ठीक है जी। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। आज के लिए इतना ही, डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में इतना ही। मैंने आपको थोड़े क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना, और साथ में थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी है। वीकली करंट अफेयर्स की जो कक्षा होती है वो एवरी संडे सुबह 7:15 बजे होती है, लाइव होती है, और वो कम से कम 3 घंटे तक भी पहुंच जाती है। हफ्ते भर की खबरों को वो हम समझा करते हैं। ये जो डेली करंट अफेयर्स की कक्षा हमने आज शुरू की है, ये आपकी डेली चला करेगी सिवाय संडे को छोड़कर, क्योंकि संडे को आपको पता है कौन सी चलती है, तो आप कह देंगे वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा चलती है। हफ्ते के एंडिंग दिन यानी संडे को तो मैंने बता दिया कि आपकी वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा होगी, लेकिन महीने के एंड में यानी कि अंतिम दिन, अब की बार फरवरी का अंतिम दिन कौन सा होगा, 28 फरवरी, क्योंकि सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं फरवरी में। तो 28 फरवरी को हम क्या लेकर आएंगे आपके लिए,
मंथली करंट अफेयर्स क्विज लेकर आएंगे, महा क्विज शो लेकर आएंगे। तो सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपको कक्षा की नोटिफिकेशन समय से पहले मिलती रहे। ठीक है जी। तो इस प्रकार क्या है, हमारे साथ बने रहिएगा। आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड एनी टाइम एनीवेयर, जस्ट वन क्लिक अवे। एक क्लिक दूर है, क्लिक कीजिए, हम और आप मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं, नमस्कार आज के लिए। कल यानी कि वीकली करंट अफेयर्स में आ जाना फिर से, यानी मंडे से फिर आपकी ये क्लास शुरू हो जाएगी वापिस डेली करंट अफेयर्स वाली। नमस्कार, प्रणाम।